नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महाकुंभ 2025 विशेष कवरेज के साथ हम हाजिर। प्रयागराज की धरती पर भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन धार्मिक आस्था के इस पर्व पर विवाद खड़ा करने वालों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है करारा जवाब। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में 55 बीघा वक्फ बोर्ड की जमीन के दावे पर तीखा हमला बोला है। महाकुंभ में वक्फ की जमीन के दावे पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें विकास पसंद नहीं वही विवाद खड़ा करते हैं। ऐसे लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भव्य आयोजन में व्यवधान पैदा करने की मानसिकता है। ऐसे लोग वक्फ को भू माफिया बोर्ड न बनाएं। इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। जिनके वक्त जमीनों पर कब्जे हुए विवाद के पीछे वही लोग, यहां तक कहा है योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। क्योंकि जी एक और विवाद है कि 55 बीघा जमीन वक्फ की है। ये बार बार ये बात आ रही है पिछले कुछ दिनों से। कुंभ के भूभाग को मैंने कहा ना, इस बार हमने विस्तार दिया है जी। 2013 के पहले इसी क्षेत्र में जो आयोजन होते थे वह 1000-2000 एकड़ में हो जाते थे। इस बार यह आयोजन और भी विस्तार पाया है। 10,000 एकड़ भूभाग में हमने किया है और 5,000 एकड़ का अन्य पार्किंग का स्पेस भी दिया है जी। तो एक व्यापक क्षेत्रफल हम लोगों ने इसके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। मुद्दा होता था हर कुंभ में, आज़ादी के बाद के हर कुंभ में। देखिए, जब ये देश गुलाम था, मुगलों ने भी और अंग्रेजों ने भी कुंभ के आयोजन में अनेक रोड़े अटकाने के प्रयास किए थे। वे यहां से वसूली करते थे। उन्होंने उस समय अनेक प्रकार के व्यवधान डालने के प्रयास किए, लेकिन आजादी के बाद भी तो कोई अच्छी सुविधा नहीं दे पाए कुंभ को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज यहां पे कुछ हो पा रहा है जी। और न केवल कुंभ के लिए बल्कि प्रयागराज सिटी भी एक नए रूप में हम सबके सामने है। तो जिन लोगों को ये सब डेवलपमेंट का प्लान अच्छा नहीं लगता, किसी न किसी बहाने कोई न कोई विवाद खड़ा करना, वे लोग इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करके माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि वहां भी वक्फ की लैंड है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, कुंभ की परंपरा जितनी प्राचीन है, हजारों वर्षों की विरासत के साथ जुड़ी हुई है। हम किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे 1400 वर्षों का इस्लाम का इतिहास है और 1400 वर्षों के अपने इतिहास को कोई हजारों वर्षों की इस विरासत पर थोपने का प्रयास करेगा तो वह कतई किसी को स्वीकार्य नहीं होगा। एक और इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो लोग कुंभ के भूभाग पर वक्फ की लैंड लेने का दावा कर रहे हैं, वक्फ की लैंड की दावा कर रहे हैं, वह मानसिकता किसी पवित्र उद्देश्य से नहीं हो सकती। किसी अच्छे आयोजन में व्यवधान पैदा करने का एक कुत्सित प्रयास हो सकता है और यह कुदृष्टि किसी भू माफिया की हो सकती है। इसलिए वक्फ बोर्ड को वे किसी भू माफिया बोर्ड न बनाए, उसको एक वक्फ बोर्ड ही होने दीजिए। और इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर हम जानते हैं कि होता है उनके आकाओं के द्वारा ये पहले से किया जाता है कि जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है, इस प्रकार के नारे इनके पहले भी लगते रहे हैं। तो इसके पीछे आप कह रहे हैं कि इनके आका हैं? सभी लोग हैं, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कौन है योगी जी लोग? ये सभी वही हैं जिनके समय में जमीनों पे कब्जा करने की एक मुहिम चलती थी और वही लोग आज फिर इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। यहाँ कुंभ का आयोजन पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित होगा। आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम के रूप में कुंभ देश और दुनिया के एक सबसे बड़े आयोजन के रूप में सामने आएगा। दिल्ली में यूपी बिहार के वोटर को लेकर विवाद हुआ तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी में इसका जवाब दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले आरोप पर योगी आदित्यनाथ ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, फर्जी वोटर वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है।
केजरीवाल ने संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाया। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, दूसरे राज्य के नागरिक को दिल्ली का मतदाता बनने का अधिकार है। दिल्ली पर दूसरे राज्यों के नागरिकों का भी अधिकार है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ को। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, 18,000 पुजारियों को देने की घोषणा वहां पर हो रही है। इसके इतर बड़ी बात कि पूर्वांचल, खासतौर पर यूपी और बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, ये आरोप भी वहां पर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का व्यक्ति या उत्तराखंड का कोई नागरिक जी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली सरकार की सेवा में है, तो उसको वहाँ का मतदाता बनने का पूरा अधिकार है। दूसरा, मतदाता बनाने का काम लोकल स्तर पर लोकल सरकार करती है, जो राज्य सरकार दिल्ली की है, और भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से बनता है। कोई इसमें सरकार का बहुत हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये कहना कि ये करें तो संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने जैसा है। दिल्ली पर जितना अधिकार श्री अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के किसी भी कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का अधिकार दिल्ली पर है। और दिल्ली में वहाँ की सुविधाओं के साथ साथ वहाँ के विकास में भी वो योगदान देता है, तो वहाँ मतदाता बनने का उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकुंभ के लिए निमंत्रण देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में आज 10 जनवरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए। 2 दिन प्रयागराज के दौरे पर थे, वहां पर कुंभ की तैयारियों को लेकर जायजा ले रहे थे। तमाम तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुंभ के लिए निमंत्रण देने। तो बस प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से होने वाला है। कुंभ की महिमा का हिस्सा बनने के लिए साधु संतों की पेशवाई यानी नगर प्रवेश जारी है और इसी क्रम में आज माघ मेला क्षेत्र में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हुई है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और उनकी सज धज की ये पेशवाई निकली। महामंडलेश्वर के पीछे अखाड़े के संत गदा लेकर चल रहे थे। संतों के पीछे मयूर रथ पर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे और इन सबके साथ पेशवाई की शोभा बाल संत भी बढ़ा रहे थे। शोभा यात्रा में शिव तांडव नृत्य करते भभूत लगाए हुए अघोरी बाल संत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह महाकुंभ संतों का महाकुंभ है, यह कुंभ सनातनियों का महाकुंभ है, यह कुंभ सनातन धर्मावलंबियों का कुंभ है और यह गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर यह तीर्थराज प्रयाग में यह कुंभ महाकुंभ चल रहा है। इसलिए महाकुंभ में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है, उस व्यक्ति पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये सनातनियों का कुंभ है, ये परंपराओं का कुंभ है, ये मौलिक सिद्धांतों का कुंभ है और ये लौकिक नहीं पारलौकिक परंपरा की मेला है। कोई भूखा सोने न पावे, कोई भूखा जाने न पावे, कोई भूखा रोने न पावे। ये सिर्फ बानगी है उस बड़ी तैयारी की जो महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों को भोजन कराने के लिए की जा रही है।
महाकुंभ क्षेत्र में ये सबसे बड़ा भंडारा है जो ओम नमः शिवाय संस्था की तरफ से शुरू हो चुका है। तीर्थराज प्रयागराज में संगम की रेती पर आयोजित महाकुंभ में अभी से रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए और पुण्य कमाने के लिए पहुंचने लगे हैं। इनमें से कोई भी श्रद्धालु भूखा वापस ना जाने पाए, खाली पेट न रहने पाए, इसके लिए महाकुंभ क्षेत्र में तमाम संत महात्माओं द्वारा, संस्थाओं द्वारा जगह जगह अन्न क्षेत्र चलाए जा रहे हैं, भंडारे चलाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा भंडारा ओम नमः शिवाय संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। एक दिन में जब 2 से 3 लाख लोग भोजन करेंगे तो उसे बनाने की तैयारी भी उतनी ही बड़ी है। तकरीबन 20-22 फीट चौड़ाई का जो है ये कड़ाहा है और इसमें नीचे जब आग जलती है और इसमें एक साथ हजारों लोगों के भोजन वो बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देखिए कि इस तरह के जो कड़ाहे हैं, कड़ाहे की संख्या यहाँ पर 4 एक साथ आपको दिखाई देंगे। भंडारा 24 घंटे चलता है, इसलिए व्यवस्था पूरी है। मसाला कूटने से लेकर सब्जी काटने तक हर काम के लिए मशीन लगी है। आगे बढ़ करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मसाले कूटे जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सब्जियां काटी जाती हैं और सामने जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं जिनकी कैपेसिटी 1000 और 2000 लीटर है, इनमें पानी नहीं भरा हुआ है, बल्कि आप देखिए कि उस पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर शुद्ध सरसों का तेल है, घी है, रिफाइन है, तमाम दूसरी चीजें जो है, देसी घी है, डालडा घी है, इनमें ये सारी चीजें भरी हुई हैं और पाइप के जरिए ये सीधे कड़ाहे में पहुंच जाती हैं। भोजन पकाने के लिए 100 से ज्यादा रसोइये लगे हैं जो दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। खाने में वैरायटी भी अलग अलग होती है। देखिए हमारे यहाँ सब प्राकृतिक चीज, मेन चीज प्राकृतिक चीज। सुबह के समय कढ़ी भात दिया जाता है, सुबह के समय कढ़ी भात दिया जाता है और शाम के समय पूड़ी, सब्जी, पनीर तक दिया जाता है। खाना खिलाने के लिए भी पूरा इंतजाम है। इस तरह के बड़े बड़े हॉल में लोगों को बैठाकर भोजन कराया जाता है। ये देखिए इस तरीके से कई कमरे हैं जहां पर हर वक्त यानी 24 घंटे लोगों को भोजन परोसा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ दे दिया गया भोजन, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जो है टाट पट्टी पर बिठाया जाता है, सामने मेज लगी होती है और कई जगहों पर तो कुर्सियां लगी होती हैं, कुर्सी मेज पर भी बिठा करके खिलाया जाता है। लोगों को थाली दी जाती है और थाली में इस तरीके से लोगों को भोजन परोसा जाता है। 500 से ज्यादा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।